गुड मॉर्निंग वर्मा सर। गुड मॉर्निंग राजेश जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। How are you, all of you? Kindly switch on your video, please. Once again, welcome to all of you in our study circle. And we were discussing about one book. I have told you so many times. मैंने बहुत बार कहा है आपको, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसका दोबारा हम इसको चालू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा साहब आप आगे चल रहे हैं, इसको समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा था ट्रेजर इज इनसाइड यू। वह आपकी दिली इच्छाओं का जवाब को अपने अंदर ढूंढे। ये कहता है अपनी दिली इच्छाओं के जवाब को अपने अंदर ढूंढे। सो मेनी टाइम्स वी रिक्वायर्ड द आंसर फ्रॉम आउटसाइड। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है। दो तरह के माइंड की बात करती है पूरी बुक, और उसी पे करती है। ये कहती है कि यदि आप सबकॉन्शियसली चीजों पर नजर रखना चालू करते हैं, तो मैं इसके पॉइंट्स दर पॉइंट आपके सामने चर्चा कर देता हूँ। ये प्रोग्रामिंग अपने, ये कहता है आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और ये आपका उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने को एक उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाए, ललबाई कहते हैं लोरी को, और अवचेतन एक विश्वास पात्र नौकर की भांति अनुपालन करेगा। तो रात को सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन की बात आपने सुनी होगी कि आप जब बार बार इस ब्रह्मांड को कुछ कहते हैं या आप बार बार प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एनर्जी का वेवलेंथ सेम हो जाता है। तो ये कहता है हर एक विचार एक कारण है और स्थिति एक परिणाम। यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक रीजन है, और उस थॉट प्रोसेस पे ही फिर आपके चारों तरफ अकड़ होती है, यानी घटनाएं घटती है। मेरे पास अभी इंग्लिश की बुक उधर रह गई। यदि आप एक पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार को अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं। ये उसी प्रकार परिणाम दिखाएगा। तो सो मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि हम होना कुछ चाहते हैं और कहते और कुछ है ना। तो आप कहिए अपने विचार को, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम? इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर, यस आई एम इंटरेस्टेड टू बी। Sometimes there are two principles for that one. One side you can say outside and one side you can say inside. Outside, why we are putting outside, बाहर क्यों कहना चाहिए, वो आप पर एक moral obligations बना देता है। लेकिन sometimes there is a possibility to come in pressure also owing to that one, कि आप उसके कारण प्रेशर में भी आ सकते हैं। तो कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन रात को सोने से पहले आप जर्नल या डायरी लिख सकते हैं अपनी, है ना। डायरी में लिख सकते हैं कि भाई मुझे ये बनना है। और मैंने पहले भी आपको बहुत बार कहा है कि जब अब बचपन से हम पैदा होते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, डर की, भय की, कुछ लोगों के जीतने की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो वो सदाई चीजों को जीतने के हिसाब से सोचते हैं। वो दे नेवर टुक एनीथिंग एल्स इन ए नेगेटिव मैनर। कोई भी चीज नेगेटिव मैनर में नहीं लेते। जैसे मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, मैंने आपको बताई होगी, उसमें 17 फाइल्स है। तो लेता है, वो कहता है कि हाँ, सक्सेसफुल पीपल फॉर कमिटेड टू गेटिंग सक्सेस, टू गेट सक्सेस, और लूजर पीपल टू वर्क नॉट टू गेट डिफीट। यानी उनके दिमाग में बार बार ही डिफीट का विचार रहता है, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके दिमाग में ये विचार रहता है कि नहीं 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 यार, अपने को तो आगे चलना भी है, वी हैव टू गो अहेड, हमें आगे जाना है। तो उनका दिमाग उसी पर होता है। और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि मैच नहीं हारना चाहिए। जैसे आपने भी रिसेंटली मैच देखा होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला, तो ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको समझ में आ गया होगा कि वो बच्चे जीतने के लिए खेल रहे थे, वो हार बचाने के लिए नहीं खेले उन्होंने। तो ऐसे ही हमें यहाँ जब हम मिलते हैं
और यहाँ हमारा जो इंटरेक्शंस होता है उसका मतलब ये है कि हम जीवन को बेहतर बनाएं, हम जीवन में और आगे जाएं. तो the purposes of this one is that one, not a just like that one to come at here to or to do study. तो यही बातचीत है. ये बुक के हम दो पॉइंट रोजाना लेंगे, कोई विशेष बात इस दौरान आएगी तो उस पर बातचीत करेंगे. इंग्लिश के कुछ शब्द आए, ऑयली टंग, है ना. I have seen in the practice also there are so many people, they are expert in oily tongue. Oily tongue means खुशामद की भाषा. So one of my non-advocate, he is in expertise and he always have in comfort to whom he always have a comfort to the जुडिशियल ऑफिसर. जुडिशियल ऑफिसर को वो कंफर्ट में रखते हैं और बड़ा अच्छा महसूस कराते हैं. मैंने उनसे सीखा ये चीज. उन्होंने, जब मैंने देखा तो ही हैज ए ऑयली टंग, वो अपना काम इतनी बेहतरीन तरीके से करा ले जाते हैं. अब इसे खुशामद की भाषा भी कह सकते हैं आप, और कम्युनिकेशन एक्सपर्टाइज भी कह सकते हैं, है ना. ऑयली टंग. और एक अच्छे एडवोकेट को तो होना चाहिए. आई हैव टोल्ड यू अबाउट CRC, कमेंडेशन, रिकमेंडेशन, कमेंडेशन. पहले अच्छा बताओ उसके बारे में, फिर जो उसको इम्प्रोवाइज देना है वो बताओ, और फिर वापस अच्छा कह के उस बात को खत्म कर दो. तो ऑयली टंग. सो समटाइम्स वी शुड हैव ए, अब ये समटाइम्स होगा, समटाइम्स क्या होगा देखना. सॉरी, वी शुड हैव, हमारे पास ऑयली टंग होनी चाहिए, है ना. ऑयली टंग होनी चाहिए हमारे पास. ऑन द स्पॉट, है ना. ऑन द स्पॉट, he prepared a memo or spot memo on the spot. पंचनामा और उस पे कहते हैं ना आप, ऑन द स्पॉट, उसी जगह पे बनाया, ऑन द स्पॉट. वो तुम्हें वहीं कह देना चाहिए था. यू शुड कन्वे योर ऑपोजिशन ऑन द स्पॉट. किसी बात को लेकर यार उसी वहां उसी जगह कह देता भैया. ड्यूरिंग द पुलिस फायरिंग वन मैन डाइड ऑन द स्पॉट इन न्यू दिल्ली रिसेंटली, है ना. अब ऐसे ही कुछ शब्द है. अभी यस्टरडे आई वाज लुकिंग और आई वाज गोइंग थ्रू द लिस्ट ऑफ परमवीर पुरस्कार, है ना. परमवीर नहीं, नॉट परमवीर, पद्म पुरस्कार, है ना. पद्म क्या कहेंगे, पुरस्कार तो नहीं कहेंगे उसको, पद्म पुरस्कार ही कह देते हैं. इंग्लिश में और कुछ होगा. पद्म प्राइज तो नहीं है वो, पद्म अवार्ड होंगे क्या, है ना. अब प्राइज और अवार्ड में कोई, सॉरी, AWARD. अवार्ड हमने लॉ में अलग कुछ पढ़ा है, यहाँ कुछ पढ़ा है. तो वहां पोस्थुमसली दिए गए हैं कुछ लोगों को. जैसे वो आसाम वाले चीफ मिनिस्टर थे तरुण गोगोई, उनको पोस्थुमसली दिया गया. गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, उनको पोस्थुमसली दिया गया है. पोस्थुमसली, पोस्थुमसली, MUSLY, पोस्थुमस भी कहते हैं, POSTHUMOU, पोस्थुमस, है ना. तो पोस्चुमसली कहा है उमेश सर ने यहाँ, पोस्चुमसली. अब इसका मैं इसको थू पढ़ता था, उमेश सर मुझे च बता रहे, पोस्चुमसली. मैं इसको पोस्थुमसली पढ़ता था. तो आप जरा इसका प्रोनाउंसिएशन आज देखिएगा, समय मिले तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा. सर च ही होगा, श नहीं होगा. मैं इसको पोस्थुमसली पढ़ता था, मुझे भी आज देखना पड़ेगा. चलिए, एक और शब्ड आ रहा था, एम्बलम, है ना. हम एक्ट पढ़ चुके हैं. एम्बलम है हमारे, नेशनल एम्बलम्स है बहुत सारे. और नाउन है. पोस्थुमसली क्या है, एडवर्ब है, वर्ब के साथ आया है. दे वर अवॉर्डेड पोस्थुमसली. देयर आर सो मेनी पद्म awardees are posthumously. Why we are developing this one sense? As soon as early as we are going to start something else more in language. लैंग्वेज में हम और कुछ चीजें चालू करने वाले हैं.
तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, जैसे रेखा ने कल 1 पेज लिख के डाला, अब वो इवेल्युएट भी होना चाहिए, है ना, रेखा पुट दैट वन। चलिए, मैंडेटरी इंजेक्शंस, है ना, अब ये लैटिन टर्म मुझे कम लग रहा है लेकिन फिर भी डाला गया तो देख लेते हैं। मैंडेटरी इंजेक्शन, मैंडेटरी इंजेक्शन, और हमारे बात हो चुकी है इंजेक्शन और स्टे को लेकर पहले, कि कोड तो कहता है स्टे, लेकिन सीआरपीसी कहीं या वो कहती नहीं है इंजेक्शन उसको लेकर। तो मैंडेटरी इंजेक्शन एंड इंजेक्शंस रिक्वायरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सब एक्ट। तो मैंडेटरी इंजेक्शंस, there are so many things when we acquired any land or anything else, तो वहां फिर किसी को नहीं छोड़ते। तो मुझे थोड़ा सा ये मैं समझा कम पा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। गेट ओवर, लैंग्वेज इज नॉट a difficulties or obstacle for you, obstacle, obstacle, you can get over on it, you can get over on it। कैसे गेट ओवर करेंगे सर? सो इजी सर, गेट ओवर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, जस्ट यू आर कमिटेड, प्लान एंड ऑल्सो trained your subconscious mind। Without training, trained your subconscious mind, without that you could not be get। जब आप पूरी तरह फोकस हो जाते हैं अपने गोल के प्रति, तो आपका जितना भी डाइवर्जन है, डाइवर्जन, वो रुक जाता है, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। यू शुड बी फोकस ऑन ए वन थिंग। आई नो वेरी वेल देयर आर सो मेनी पीपल आर कमिंग फ्रॉम different backgrounds, some are doing practices, some are doing jobs, some are doing blah blah blah, but when we are focused, our productivity increase, productivity increase, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और इट्स वेरी इजी फॉर यू। दूसरा, गेट आउट, रिमूव और बिकम नॉन। आई गॉट आउट, सॉरी, about the reality, sorry, reality of the tweet। ट्वीट किया ना किसने? कोई पत्रकार ने किया था ना, इंडिया टुडे ने कल उसको हटा दिया है वहां से, 2 वीक के लिए हटाया था, वो रिजाइन कर गया, है ना। अब ये तो रिजाइन करना होता है, और जब आप सांसारिक चीजों को छोड़ देते हो उसको क्या कहेंगे? जरा देखिए सांसारिक चीजों को, उसने तो संन्यास ले लिया, क्या लिखते हैं जरा चैट बॉक्स में लिखिए। तो मेरा समय पूरा हुआ, मैं थोड़ी सी बात आपको कहता हूं। लैंग्वेज, इट्स अ वेरी इजी टास्क। लैंग्वेज कैन बी रन, उमेश सर मुझे 3 मिनट और दे देंगे। लैंग्वेज कैन बी लर्न बाय रीडिंग, बाय मगिंग अप ग्रामर, है ना, और बाय राइटिंग। केवल लैंग्वेज केवल ग्रामर से नहीं आएगी, आप रोजाना 2 पेजेस और 1 पेजेस और 100 वर्ड्स न्यू कोई पढ़िए, और उसमें कोई वोकैबुलरी नहीं मिलती तो उसे एनसर्किल करिए, फिर उसे डिक्शनरी से देखिए, और डिक्शनरी से बैठकर अपनी जनरल और एक नोटबुक बना लीजिए, है ना। फिलहाल, और नहीं समय हो तो मत लिखिए इसको ऐसे, आप तो केवल हाँ ढूंढिए और अपनी डिक्शनरी में उसको मार्क कर लीजिए येलो से या किसी भी हाइलाइटर से, जो हाइलाइटर आते हैं हमारे, उससे हाईलाइट कर लीजिए, और उसके आगे देख लीजिए कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। अभी हम हमारा जो ऐप है, बुक तो आपने मंगवाई ली, उस पे जो हमारा मटेरियल है बनाया हुआ है वो भी अपलोड कर देंगे तो आप वो भी देख पाएंगे। दूसरा है ग्रामर, हमने टाइम को पढ़ना चालू कर दिया था, आपको यूनिट दी थी, एक्सरसाइजेज आपने करके डाली नहीं,
तो आपने यदि एक्सरसाइजेज कल के डाल दी है, कर ली है, तो अपने व्हाट्सएप समूह में डालिए। तीसरी बात है राइटिंग। मैंने बोला 100 वर्ड से चालू करो, फिर उसको बढ़ाते जाओ। एवरीडे आप अपना जर्नल भी रख सकते हैं। जर्नल लिखने से कई फायदे हैं। साइकोलॉजिकल क्या फायदा है? साइकोलॉजिकल, आप अपने दिल के जितने भी इमोशंस हैं उनके मैनेजमेंट को ठीक कर सकते हैं। इमोशनल मैनेजमेंट, उसमें आप सीधा सीधा मत लिखिए कहने ये कहा, कहने ये कहा, गहने ये कहा, है ना। मैं नहीं कहता, महात्मा गांधी ने अपनी बुक में कई जगह कोट किया, वो जनरल लिखा करते थे। तो इमोशंस आप मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट हो सकता है। यू कैन डेवलप योर राइटिंग स्किल्स which is essential for the pre and mains and mains examinations, and on the basis of that one you can develop a flow of thoughts. आपके फ्लो ऑफ थॉट्स की आदत पड़ जाएगी, और owing to that one you are able to conquer, CONQUER, विजय प्राप्त करना, योर इंटरव्यू, है ना। हमारे एक आध साथी यूट्यूबर भी है, मैंने उनका यूट्यूब चैनल देखा है। तो यूट्यूब चैनल पे भी आप और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसलिए आपको कहा गया है ये। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप, यस में सर्च 620 हो गए हैं। चलिए, तो मैंने आपके सामने मेरी बातचीत रख दी। आज हमारे एक नए साथी अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि ही हैज टू develop a new milestone in his life. He is going to share something to us about the CRPC. By profession, he is an advocate, and previously he was an educationist also. पहले वो एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं और अब एडवोकेट हैं। आई हैव सीन हिज कम्युनिकेशन स्किल, बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातचीत वो रखते हैं। आपको हो सकता है कि शुरुआत में कुछ उनको लगे कि एक नया हमारे पास फ्लेवर आ रहा है। हर आदमी में अपनी योग्यता होती है, और हमने तो आप सब लोगों को कहा कि यू हैव टू डेवलप एन एटीट्यूड टू शेयरिंग टू ईच अदर। जब आप पढ़ाना चालू करेंगे तो आपका, यानी बांटना चालू करेंगे बीइंग इलस्ट्रेटर, तो आप में एक अलग तरह का फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। तो वी आर नॉट मैंडेटरी दैट वन कि आप केवल अंग्रेजी में पढ़ाएं, हिंदी में पढ़ाएं। आप बाइलिंगुअल पढ़ा सकते हैं, आप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पर भी प्रयास कर सकते हैं कि सर मैं आज 1 घंटे का लेक्चर लेऊंगा और मैं इंग्लिश में बोल पाता हूँ, लेकिन हिंदी भी कोशिश करूंगा बीच बीच में। ऐसा कुछ नहीं, सब साथी तैयार है। तो आज हमारी मंगल शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो एक नई शुरुआत पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे समूह में वो पहले बार कंट्रीब्यूट करने आ रहे हैं। तो मैं एडवोकेट राजकुमार प्रजापति का स्वागत करता हूँ इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की जनरल काउंसिलिंग और कोर्ट टीम की तरफ से, कि उन्होंने अपनी अप्रूवल दी। इस साल उनको एडीजे बनना है, और परमेश्वर उनके साथ है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो वो चले जाएंगे। और आप जानते भी हैं कि हमारे इस स्टडी सर्किल का पर्पज यही है, हम अलग मोडस ऑपरेंडी पे काम कर रहे हैं। नहीं तो हम भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नोट्स बना के पढ़ाने में क्या है, पढ़ाना है और बनाना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू और मेंस की तैयारी अभी साथ में चालू हो जाए, बजाय आप बाद में जब ये एग्जाम कॉन्कर कर लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि सर आई एम गोइंग टू फेस दिस वन प्रॉब्लम। तो अभी गलतियां करेंगे, अभी अभी तो नहीं कह रहे, लेकिन अगले वीक से हम एक ऑब्जर्वर भी रखेंगे। वो ऑब्जर्वर हमें लास्ट में या वीक में एक बार अपनी रिपोर्ट पढ़ेगा कि सर ये सीआरसी अप्रोच से, कमेंडेशन रिकमेंडेशन कमेंडेशन से, कि सर इस वीक में ये लोग पढ़ाए, उसको 4 मिनट का समय देंगे हम। तो वो भी करेगा, अगले वीक से कर रहे हैं। अगले वीक से आप लोगों के रोल भी चेंज हो जाएंगे। मेरा रोल कोई लेना चाहे तो वो भी आ सकता है, वो मुझे इंग्लिश के समय इंग्लिश में बुला लेगा, बुक के समय बुक में बुला लेगा। तो ऐसे करके रोल हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि यू हैव टू डेवलप योर कम्युनिकेशन, गलतियां करें। चलिए राजकुमार जी, आपका मटेरियल शेयर करना है, अनम्यूट कर लें आप। जी सर। कौन सा वाला शेयर करना है? आपने व्हाट्सएप इमेज भेजी, वो शेयर करनी है या कौन सी करनी है? कोई सी भी कर दीजिए सर। चलिए मैं करता हूँ, 1 सेकंड। जी सर।
दिखाई दे रही होगी आपको? जी सर। जी। करें, चालू करें सर? जी सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात नमस्कार मेरा। आज फर्स्ट है, मैं चाहूंगा कि इस जो एक्ट की जो भाषा है वो मैं अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 सेक्शन 177 से 189 ये बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये बात करेगा जांच और विचारण के संबंध में कि दंड न्यायालयों की जो अधिकारिता है वो जांच और विचारण में कहाँ कहाँ होगी, ऐसे कौन सी जगह होगी जहां हम इसके ट्रायल और जो इंक्वायरीज है वो होगी। अब उससे पहले क्योंकि जो चैप्टर है वो चैप्टर का है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो जांच है, इंक्वायरीज है, वो क्या है। इंक्वायरी की हमारी सीआरपीसी में जो डेफिनेशन है वो 2G या हिंदी में कहें 6 उसमें दी गई है। और उसमें यह है कि जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। दे मस्ट, ये किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा और न्यायालय के द्वारा होगी, ये उस जांच की बात करता है। दूसरा इसमें वर्ड है ट्रायल, विचारण। विचारण की सीआरपीसी में कहीं इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, परंतु ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसके बारे में ये बताता है। जांच का जो मुख्य विषय है वो जांच का मुख्य विषय ये है कि किसी अपराधी के प्रति जिसने कोई ऑफेंस किया है उसके आधार, जो विचारण है, जो ट्रायल चलेगी, उसके लिए क्या कोई आधार है या नहीं है, उसकी जांच करना है। ये देखना नहीं है कि वो दोष सिद्धि है या नहीं है, उसके बारे में निश्चय करना नहीं है। उसका काम है विचारण करना ट्रायल का। ट्रायल जो है उस ट्रायल में ये देखा जाएगा कि जो मुलजिम है वो दोष सिद्धि है या दोष मुक्त है, उस पर भी निश्चय किया जाएगा। और जो इंक्वायरी है उसका सिर्फ ये है कि विचारण के लिए, उस अभियोजन के लिए आगे क्या आधार है या नहीं है। इन दोनों चीजों के बारे में जो है ये बात करता है। अब सेक्शन 13 जो है वो अधिकारिता वाले क्षेत्र प्लेस के बारे में बात करता है। और स्टार्ट करते हैं सेक्शन 177 177। 177 क्या है? ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। मामूली स्थान या साधारणतया जनरली हम बात करें कि जांच और विचारण कहाँ होगा, ये ट्रायल कहाँ होगी, जांच कहाँ होगी, उसका सामान्यतया। अब सामान्यतया में जो है, साधारणतया में अगर हम जांच ले, जो ऑर्डिनरी, इसमें एक शब्द है ऑर्डिनरी, उस ऑर्डिनरी से जो मतलब है या आशय है, हम ये लेंगे कि जहां साधारण तौर पर किसी विशेष विधि द्वारा ऐसा ये नहीं कहा गया हो कि उसकी ट्रायल और जांच वहां होगी, तब तक कहां होगी? जहां अपराध किया गया है, जहां ऑफेंस किया गया है। ये सेक्शन यही कहता है कि स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया है किसी न्यायालय के, तो उस न्यायालय में उसकी जांच या विचारण होगा, ट्रायल होगा। अन्य विधि द्वारा जब तक न ये न बताया जाए कि ये कहां होगा। अब इसमें जो ग्राउंड है वो है सेक्शन 462। हम काफी बार जो पिछले सेशन थे उसमें पढ़ते आ रहे हैं। 461, 461 और 462 हमें कहीं ना कहीं इस चीज को कवर्ड करते हैं, तो यहाँ इस सेक्शन में ये भी होगा। और जो 462 है 462 वो है गलत स्थान में कार्रवाई हो जाने पर। ये हमें बाध्यता है कि गलत स्थान पे कार्रवाई हो जाने पर ये गलत नहीं मानी जाएगी। कब? तब तक कि उस व्यक्ति के प्रति अन्याय न हो। 461 तो हमें ये रोकता था कि दूषित कार्रवाई के संबंध में था कि कहाँ कार्रवाई जो है वो दूषित नहीं होगी। और 462 में है कि गलत कार्रवाई अगर हो जाती है या किसी गलत स्थान पे कार्रवाई हो जाती है तो वो जो गलत है वो नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक उस व्यक्ति के प्रति अन्याय न हो। अगर न्याय नहीं हो पाता है तो फिर उसमें है, परंतु अगर न्याय हो रहा है तो भी ये छूट देती है। अब साधारण सी चीज ये है 177 में कि ट्रायल और जो इंक्वायरी है वो वहां होगी, कहां? जहां ऑफेंस हुआ है। बस ये इतनी सी बात करता है। अब
एक चीज तो ये है कि ये 177 यही कहता है कि भैया ये बात करते हो आपकी ट्रायल और आपकी जो इंक्वायरी है वो वहां होगी जहां ऑफेंस होगा, परंतु इसका एक्सेप्शन इसी की धाराएं हैं। जो नेक्स्ट सेशन है 178 से 189 ये इसी का अपवाद है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहे हैं वो ये कहेंगे कि ऐसे कोई आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि जहां ऑफेंस हुआ है वही उसकी ट्रायल और इंक्वायरी हो। वो अन्य अन्य स्थानों पर जो अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग वो बताता है। तो ये चीजें हम ये भी कह सकते हैं कि 177 के एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो 178 से 189 तक है। तो पहला सेक्शन हमने 177 ये समझ में आया है कि किसी भी मामले के विचारण या जांच कहाँ होगी कि जहां न्यायालय की जिस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के अंदर अपराध हुआ है, ऑफेंस हुआ है। सिंपली बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 178 ये बात करता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, जांच या विचारण का स्थान क्या होगा। पहले ऑर्डिनरी था, उसमें शब्द है, वो भी था प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये भी है प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो ऑर्डिनरी था, मामूली तौर पर सामान्यतया कहां होगा, जहां अपराध किया गया है, जहां अपराध घटित हुआ है। परंतु ये जो है ये क्या कहता है, अब इसमें कंडीशंस अलग अलग। अगर हम इसको देखें 78 कि जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, यहां फिक्स नहीं है, कई चीजें कि अपराध हुआ किस जगह है। अब जैसे इसमें फर्स्ट जो क्या है, जहां ये अनिश्चय किया गया कई स्थानों में से किसमें अपराध किया गया, कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि अपराध एक से कई जगह, एक स्थान से दो या दो से अधिक स्थानों पर अपराध कमिट किया गया होता है। वहां जैसे ठीक पता ना हो, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे राजस्थान में अपराध हुआ है, परंतु राजस्थान में किस जगह अपराध हुआ है, सिर्फ इतना होता है कि हाँ ये ऑफेंस राजस्थान में हुआ है, परंतु ये फिक्स नहीं है कि राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। या अगर मान लो ये हो कि डिस्ट्रिक्ट का पता हो कि जैसे मान लो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें अपराध हुआ है, परंतु पर्टिकुलर उसका जो ब्लॉक है, उसका जो खंड है या उसका सब डिविजन उसमें पता नहीं है कौन सी तहसील में है, कौन सी कहाँ है। तो उन चीजों में दूसरा इसने सब क्लोज टू दिया है अंशतः एक से अंशतः दूसरे में। क्या कहता है कि जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया हो, यानी कुछ अपराध यहां कर दिया, कुछ अपराध दूसरी जगह हो गया। कई चीजें ऐसी आती है कि थोड़ा यहाँ हुआ थोड़ा वहां, तो अब वो किस जगह हो, कहां हो, इसके चीजें इसमें डाउट। थर्ड इसने दिया कि जहां अगर ऐसा भी डाउट हो कि अपराध का किया जाना चालू रहा हो जो एक से दूसरे क्षेत्र में चला जाता हो, ऑफेंस होता है जैसे चोरी वगैरह के में होता है, जयपुर से कोई जो चीज है उसने चुरा ली, वो वहां से गए माल को अजमेर उन्होंने रख लिया, या कुछ माल को जो है वो जोधपुर में बेच दिया। तो ऐसी कई ऐसी जो कंडीशंस आती है कि जहां अपराध चालू भी रहता है एक से दूसरी जगह होता है। नेक्स्ट इसका है या डी है, जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है। कई जो स्थानीय क्षेत्र हैं या ये कहें कि विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में कई कार्यों से, अलग अलग कार्यों से जो मिलकर है वो अपराध बनता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने कहा कि ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर भी अधिकारता रखने वाले न्यायालय द्वारा कहीं भी जहां अपराध घटित हुआ हो, फर्स्ट कहा है कि ऑफेंस हुआ हो। अब सब जो चीजें हैं उसमें कॉमन ये होगा कि जहां अपराध हुआ है वहां तो है ही सही, उसकी अन्य जगहों के बारे में जो है ये सेक्शंस बातें करते हैं। अब इसका है अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया अपने फिक्स नहीं है, पता नहीं है कि कौन सी जगह है, या एक से दूसरी जगह में अपराध चल रहा है, कंटिन्यू अपराध हो रहा है, विभिन्न स्थानों में से है, तो वहां कहां किस जगह माना जाए, कहां उसका जो प्लेस माना जाए कि इंक्वायरी और ट्रायल का प्लेस कहां होगा। तो उसके लिए ऐसी अवस्था में क्या है कि जिन जिन क्षेत्र में उपयुक्त बातें हुई है उनमें से किसी क्षेत्र में उस अपराध की जांच या विचारण हो सकती है। जहां अनिश्चित है, जो फिक्स नहीं है, तो उन क्षेत्रों में जहां जहां ये बातें घटित हुई है, जहां जहां ये चीजें हैं, तो उनमें से किसी भी एक क्षेत्र पर ये जो ट्रायल
और इंक्वायरी है वो की जा सकती है, जो किसके द्वारा की जाएगी? न्यायालय के द्वारा। उनके बारे में है 178। अब ये एक्सेप्शन हो गया 177 का। 177 ने सिर्फ ये कहा था कि अपराध का विचारण और उसका जो जांच है वो वही होगी जहां अपराध हुआ है, परंतु 178 उसके विपरीत बात करता है कि भैया आपको जब स्पेसिफिक पता ही नहीं है किस जगह अपराध हुआ है, एक से कई स्थान है, या अंश से थोड़ा अपराध एक जगह हुआ है, थोड़ा अपराध दूसरी जगह हुआ है, या कंटिन्यूटी में जो है वो ऑफेंस हो रहा है, या कई स्थानीय से विभिन्न जो स्थानीय अधिकारिता वाले क्षेत्रों में इस कोर्ट का भी उस कोर्ट का भी तो कहाँ होगा। तो इसका जो उन्होंने है वो ये कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, उन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थानीय अधिकारिता वाले क्षेत्र में हो सकता है जहां ऐसा कोई घटना घटित हुई हो या जहां अपराध हुआ हो, उनमें से किसी भी जगह भी उसकी ट्रायल और उसकी जो इंक्वायरी है वो की जा सकती है। ये था 178। नेक्स्ट जो है वो है 179। 179 क्या कहता है कि अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या परिणाम निकला हो। अब ये दो चीजों के लिए है कि जहां कार्य किया गया है, ऑफेंस किया गया है, और जहां उसका रिजल्ट आया हो, जहां उसका परिणाम निकला हो। ये कहता है कि जब कोई कार्य किसी की गई बात से और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई है या ऐसा परिणाम निकला है। अब इससे हम क्या समझे, जैसे अगर मान लो एक उदाहरण ले कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जहर दे दिया, या ये मान लें किसी ने उसको गोली मार दी। अब जयपुर में है, ये उदाहरण लें कि जयपुर में किसी एक्स व्यक्ति ने वाई को जहर दे दिया या उसको शूट आउट कर दिया, गोली मार दी। वो उसके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए मान लो दिल्ली जाता है, अजमेर जाता है, एनी जो भी दूसरी जगह है वो चला जाता है, और वहां जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, वहां मर जाता है, उसकी जो बॉडी है वो वहां मिलती है। तो उसका जो कार्य, उसने जो पॉइजन देने का कार्य था वो जयपुर में किया है, और उसकी डेथ हो गई अजमेर में। उसका जो परिणाम, क्योंकि उसने जो कार्य किया, उसको जहर देने का या गोली मारने का जो ऑफेंस था, जो कार्य था, वो तो उसने जयपुर में किया, परंतु उस कार्य का जो रिजल्ट है, उसकी परिणति है, वो कहां हुई? अजमेर में। तो ये सेक्शन ये कहता है 179 की जहां वो कार्य किया गया है, यानी जहां वो ऑफेंस किया गया है और जहां उसका परिणाम निकला है, उन दोनों ही जगह पर इसकी ट्रायल और इसकी इंक्वायरी की जा सकती है। ये डेट क्लियर है कि जहां उसने कार्य किया है और जहां उसका रिजल्ट आया है, जहां उसका परिणाम निकला है, इन दोनों ही जगहों पर उसकी ट्रायल की जा सकती है, उसकी इंक्वायरी की जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 180, 180। ये क्या कहता है कि कुछ मामलों की दशा में विचारण का स्थान, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंस। कुछ अपराधों में बात वही करता है कि विचारण का स्थान कहां होगा, क्योंकि प्लेस ऑफ ट्रायल की और इंक्वायरी की बात ही हम कर रहे हैं, परंतु ये कहता है कुछ अपराधों की दिशा में। अब इसमें स्पेसिफिक है कि ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिनका ट्रायल और इंक्वायरी होगी, कहां होगी। तो इनका सब अलग अलग, क्योंकि उनकी जो ऑफेंस ऑफ नेचर जो है वो उनका अलग है, क्योंकि उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसका जो प्लेस है वो अलग होगा, कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा, कुछ उसमें छूट जाएगा। परंतु सब में कॉमन जो एक बात है वो तो है ही सही कि जहां अपराध हुआ है, जो 177 कहता है कि जहां अपराध हुआ है भैया वहां तो उस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में हुआ है, तो वहां तो ट्रायल और इंक्वायरी होगी ही होगी। ये बाकी अदर की बात करता है। तो उसके बाद 180 ये कहता है कि संबंधित होने, एक अपराध में किए गए कार्यों का किसी दूसरे कार्यों से संबंध होना, यानी जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित है या उससे संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान। ये क्या कह रहा है कि जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित है और उस अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वो अपराध नहीं था, परंतु उससे पूर्व जो कार्य किया गया है उसके कारण क्या है, वो अपराध है। अब इसको कैसे समझे? जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो चोरी का माल रखता है,
चोरी का माल किससे संबंधित है? चोरी से। जो चोरी क्या है? ऑफेंस है, अपराध है। अब किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया, चोरी कर ली, और किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? उसको चोरी के माल को अपने पोजीशन में रख लिया, उसको रख लिया, तो उस चोरी का जो ऑफेंस है वो उसका माल रखा, तो वो जो चोरी का ऑफेंस है वो उससे रिलेवेंस हो गया, उससे संबंधित हो गया, क्योंकि उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा। तो एक कार्य जो था उस ऑफेंस किया गया, चोरी का कार्य, और माल रखना, क्योंकि जनरली माल कुछ भी हो सकता है, परंतु यहाँ शब्द आ गया चोरी का माल। माल रखना ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है। सामान रखना या माल रखना अपराध नहीं है, परंतु चोरी का माल रखना अपराध है। तो उसका संबंध, उस माल का संबंध किससे हो गया? चोरी से। तो ये यही कहता है कि जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान क्या होगा? वहां विचारण का स्थान ये कहता है कि दोनों ही जगह होंगे। कहां? जहां ऑफेंस हुआ है, यानी जहां चोरी हुई है, पहली जनरल बात है, और दूसरी कहां पर? जहां चोरी का माल बरामद हुआ है, जहां चोरी का माल रखा हुआ है, जहां चोरी का माल मिला है, दोनों ही जगह पर उसके ट्रायल और इंक्वायरी की जा सकती है। ये दैट्स क्लियर है। जैसे अपन ने 179 में पढ़ा था कि जहां कार्य किया गया है और जहां उसका रिजल्ट निकला है, या जहां उसका परिणाम निकला है, दोनों जगह ट्रायल होगी। तो ये भी वही कहता है कि जहां से आपने चोरी की है, जिस सेक्टर में चोरी की है, वहां ट्रायल होगा। जहां माल आपने रखा है वहां भी ट्रायल और इंक्वायरी होगी। कुछ अपराधों की दशा में हम बात कर रहे थे, अब ये स्पेसिफिक किया गया। स्पेसिफिक क्या है? कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंस। अब इसमें जो फर्स्ट है, सब क्लोज है, वो है ठग होने या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती के। यानी मान लो ठग है और उसका कोई वो कार्य कर रहा है, ठग में उसने मर्डर भी कर दिया है, डकैती कर रहा है वो, और डकैती कैसे? हत्या सहित डकैती हो। अब जो ठग है, जो उसकी जो किस्में है, किस्में बताया गया है, अगर आईपीसी में चले तो वो है 310, यानी सेक्शन 310 है, वो ठग के बारे में बताता है, और उसका जो ऑफेंस है वो है 311 में, उसका जो दंड है वो 311 में है। 300 ठग, क्योंकि 10 नंबर ही होता है, तो 310 है वो ठग है, और उसका दंड 311 में है। ठग द्वारा हत्या के मामले में फिर नेक्स्ट कहता है डकैती में, जो डकैती है वो है 391, 391 में डकैती के बारे में बताया गया है, और डकैती का जो दंड है वो है 395 में। अब डकैती में अगर हत्या, क्योंकि डकैती में अगर किसी का मर्डर कर दिया तो वो फिर कहां होगा? वो 396 में होगा। तो ये उसके साथ डकैती की टोली होने का, यानी उस डकैती का जो टीम है उसका मेंबर है तो भी, और डकैती की टोली जो है उसका मेंबर होना है सेक्शन 400 आईपीसी, या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण। अब आगे किसने क्या बताया? निकल भागने के किसी अपराध की जांच। कई बार किसी कस्टडी है और पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, वहां से वो निकल कर भाग गया, अब उसको कहां बताया गया है? आईपीसी के 224 में। अगर वो किसी अभिरक्षा से निकल कर चला गया है 224 में उसको बताया गया है। तो ऐसे मामले में विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है, जो हम जनरल बात करते हैं 177 की, या कहां अभियुक्त व्यक्ति मिला है। इनमें ठग है, किसी को ठगी की है, ठगी के जो कार्य के दौरान ऑफेंस किया उसमें उसने मर्डर कर दिया, डकैती की है, डकैती में उसने मर्डर कर दिया है, या उसका मेंबर भी है, क्योंकि मेंबर जैसे मान लो जो कुछ डकैत हैं वो अंदर डकैती कर रहे हैं और बाहर अगर पहरा भी दे रहा है, या उसकी जो टीम का मेंबर है, तो वो समान उसका जो अकॉर्डिंग ऑफेंस होगा। या मान लो कोई अभिरक्षा से निकल गया हो, तो ऐसे जो दशा है, ऐसी कंडीशन है, वहां कहां इंक्वायरी और ट्रायल होगी? वहां ये कहता है वही बात है दोनों जगह। फर्स्ट, जहां ऑफेंस हुआ है, यानी जहां डकैती की गई है, जहां डकैती में हत्या की गई है, जहां ठगा गया है, या जिस जगह से वो निकलकर भागा है, फर्स्ट। सेकंड कहां है? दूसरी जगह कहां हो सकती है?
जहां वो जो है एक्यूज है वो मिला है, अभियुक्त व्यक्ति मिला है उस जगह, इन दोनों जगह जहां ये ऑफेंस किया गया है वहां, और नेक्स्ट है जहां से वो मिला है वो व्यक्ति, जहां गिरफ्तार होता है, जहां पकड़ में आता है। अब जैसे हमारा ठग डकैती है, उसने जयपुर में कर ली और भागकर वो अजमेर चला गया, वहां वो गिरफ्तार हो गया, वहां वो मिल गया, वहां वो छुपा हुआ था। तो इन दोनों जगह पर उसकी जो ट्रायल और जो इंक्वायरी है वो दोनों जगह की जा सकती है। सब क्लोज 2 है 81 का, वो किस में, किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के मामले की बात करता है। अब व्यपहरण जो है वो आईपीसी में कहाँ है, 359 में, और अपहरण 362, जिसका जो दंड है वो है 363 में। अब अपहरण और व्यपहरण ये दो चीजें हैं। अपहरण बलात् उसका ले जाना, उसका हरण कर लेना है, और व्यपहरण संरक्षण से कर लेना, ये दोनों चीजें हैं व्यपहरण और अपहरण में। तो व्यपहरण अगर सीधी सी हम सिंपल भाषा में समझे कि भाई अगर 18 साल से कम का है, किसी के संरक्षण में है, तो उसका वहां से जो किडनैपिंग है वो कर लेना, और 18 साल से ऊपर का जनरली खुद के ही उससे उसका हरण कर लेना शंके से, तो वो अपहरण है। इन दोनों मामलों में, व्यपहरण और अपहरण के मामलों में क्या होगा, ये चीजें हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है, यानी वो व्यक्ति अपहृत या अपहृत किया गया है, या जहां से उसका अपहरण या व्यपहरण किया है। सेकंड, अपहरण करके ले जाया गया है, 4 चीजों में उसको, जहां से उसका अपहरण किया गया है, जहां उसे अपहरण करके ले जाया गया है, या थर्ड जहां उसको छिपाया गया है, डिटेन किया गया है, या जहां उसे निरुद्ध किया गया है, रोका गया है। चारों चीजें। यहां से किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया था जयपुर से वो उसको किशनगढ़ ले गया, वहां से फिर उठाया गया, यहाँ पकड़ सकते हैं, अजमेर में जाकर वो छिपा दिया, या फिर मान लो अजमेर के किसी जो क्षेत्र है या वहां है उसको निरुद्ध रखा गया। तो ऐसी चारों ही कंडीशन में जहां से उसका अपहरण किया गया है, जहां अपहरण करके उसे ले जाया गया है, जहां उसे छिपाया गया है, या जहां उसे निरुद्ध किया गया है, उनमें से किसी भी जगह उसका ट्रायल और उसकी जो विचारण है, इंक्वायरी है, जांच है, वो वहां की जा सकती है। थर्ड है इसका, चोरी, उद्यापन या लूट की किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है, या चुराई संपत्ति को जो अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है, जो अपन पहले बात कर रहे थे पोजीशन वाली, जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए, ये मस्त है उसमें, ये कहेगा इस चोरी, उद्यापन और लूट के किसी अपराध के मामले में बात करता है। चोरी हम जानते हैं 378 में है और उसका ऑफेंस है 379 के जो कोई मैटर होते हैं, या 384 के उद्यापन के, या 391 के जो लूट के मामले हैं। उन सभी मामलों में क्या होगा कि जहां से वो संपत्ति जो चुराई हुई है, या दूसरी उसने रिसीव और रिटेन सच प्रॉपर्टी, कैसे, एक नॉलेज उसकी जानकारी में है, जहां से चुरा ली उसने, वो उसका ग्राउंड तैयार हो गया। उसके बाद उसने जहां जिसके कब्जे में जयपुर से चुरा ली, जयपुर से चुराने के बाद वो कहां जो है वो अजमेर चला गया, उसने वहां किसी के कब्जे में रख ली। तो ये जो दोनों जगह है वो दोनों जगह ऑफेंस है, परंतु अब जो पोजीशन में रख रहा है उसके लिए एक आवश्यक बात है, सामान है, मान लो कोई जनरली कहते हैं कि मुझे देके गया था और मैंने इसे रख लिया, उसके नॉलेज में होना ये आवश्यक है ऑफेंस के लिए कि ये जो वस्तु है जिसे मैं अपने पोजीशन में रख रहा हूं वो चुराई हुई है। अगर उसे नॉलेज नहीं है कि ये चुराई हुई नहीं है तो ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए ये मस्ट है कि उसके जानकारी में ये चीज है कि ये चुराई हुई है और फिर वो रख रहा है, तो फिर वो क्या हो गया, ऑफेंस हो गया। तो ये चीजें हैं इसमें कि जहां संपत्ति, जहां से उसने संपत्ति चुराई है या जहां कब्जे में रखी है, उन दोनों ही जगह जो है वो उसका ट्रायल और विचारण जो है, जांच और विचारण है, वो दोनों ही की जा सकती है।
अब इसका सब क्लोज जो है वो 4 है। सब क्लोज 4 क्या है? वो है आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग के मामले में। आपराधिक दुर्विनियोग 403 और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो है 405 में है और उसका जो दंड है वो है 406 में। ये सीधा सा कहें कि 403 और 406 के जो मामले हैं उनमें कहां होगा, उसकी जो क्षेत्राधिकारता है वो किस जगह होगी, उसके बारे में ये बात करता है कि जिस क्षेत्र में, फर्स्ट तो है सब में कॉमन चीज है कि जहां अपराध हुआ है वो तो होगा ही होगा, और उसके बाद वो करता है कि अपराध द्वारा संपत्ति या उसका भाग प्राप्त किया या रखा गया है। उन चीजों में आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है या रखा गया है अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना उपेक्षित है। जिसमें ये कहता है कि इस जगह उस 406 न्यासभंग के रूप में कोई उसे संपत्ति परिदत्त करता है कि ठीक है ये मेरी अमानत है और आप इसे रख लो। अमूमन हम जिसे अमानत में खयानत का जो वर्ड है वो भी यूज करते हैं कि जो न्यास भंग है उसकी जो न्यास है उसको भंग कर दिया, उसने अमानत को भंग कर दिया कि ये चीज है मैंने आपको दी है, आप इसे संभाल के रखो, जब भी मुझे समय मिलेगा या ऐसी परिस्थितियां होगी तो आप मुझे उस समय लौटा देना। परंतु वो व्यक्ति जो है उसे न लौटाकर उस न्यास को भंग कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों चीजें हैं कि अपराधी द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा संपत्ति का या उसका कोई भाग, जैसे किसी को मान लो 1 लाख रुपए देना है तो 1 लाख पूरे दिए, 50,000 रुपए दे दिए उसने पहले, मैं ठीक है 50 तुम्हें यहाँ दे दूंगा, 50 आपको बाद में दे दूंगा। तो जहां उसने परिदत्त किया है, दिया है, प्राप्त किया है, उस अपराधी ने उस न्यास को, उस अमानत को प्राप्त किया है, या जहां ये डिटेन किया गया हो, ये स्पष्ट किया गया हो कि भैया मैंने 1 लाख रुपए यहाँ जयपुर में दे दिए, भाई ये लो यार आपके पास रख लो, मुझे जरूरत होगी मैं आपसे वापस ले लूंगा। और उसमें यह उल्लेखन किया गया हो कि आप ऐसा करना मुझे अजमेर में दे देना, और उसका बाकायदा लेखा दिया गया हो, किया गया हो उसमें कि ये जो चीज है मैं फला व्यक्ति को दे रहा हूं और अजमेर में वो चीज मुझे ये वापस कर देगा या मैं इसे इसके मांगने पर फला जगह वापस कर दूंगा। अगर ऐसा उसमें क्लियर है तो फिर दोनों जगह जहां उसने उस न्यासभंग आपराधिक दुर्विनियोग के रूप में जो संपत्ति है उसको लिया है, प्राप्त किया है, रखा है, उस जगह, या जहां उसने संपत्ति वापस करने के लिए, लौटाने के लिए या उसका हिसाब देने के लिए कहा गया है, तो दोनों ही जगह, दोनों ही जो न्यायालय की अधिकार क्षेत्रता में अगर ऐसा हुआ है तो वहां उन दोनों ही जगह पर वो जो ट्रायल और उसकी जो इंक्वायरी है वो की जा सकती। इसका सब क्लोज 5 है, चुराई हुई संपत्ति का कब्जा है के संबंध में। अब ये 5 क्या कहता है, उसके पोजीशन में किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी। अब चुराई हुई संपत्ति किसमें है, 411 में है, आईपीसी के जो सेक्शन है 411 उसमें चुराई हुई संपत्ति का पोजीशन रखना है। जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उस चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किया है या रखा है। यह है एनी पर्सन हु रिसीव्ड एंड रिटेन्ड इन नोइंग, जानते हुए, और हैविंग रीजन ऑफ बिलीव इनटू द स्टोलन प्रॉपर्टी, उसे यह विश्वास भी है, उसे यह जानकारी है उसकी जानकारी में, और उसे यह बिलीव भी है कि ये चुराई हुई संपत्ति है और मैं रख रहा हूं। तो जो हमने पहले वही था जहां से वो संपत्ति चुराई गई है और जहां उसने रखा है। ये जो था ये था 181, जिसके अलग अलग जो अपराध हैं वो अलग अलग अपराधों के स्थान से अलग अलग विचारण में है। और ये था अपने जो पहला है वो ठग, डकैती, निकल भागना, किसी अभिरक्षा से, उनके बारे में था, तो जहां अपराध किया गया है या जहां अभियुक्त मिला है। फिर दूसरा सब क्लोज था व्यपहरण अपहरण के मामले में, तो उसमें जहां से अपहरण किया गया है, जहां ले जाया गया है, छिपाया गया है, निरुद्ध किया गया है, उनमें से किसी भी एक स्थान पर। चोरी, उद्यापन या लूट के मामले में जहां से चुराई हुई है या जहां
जिस किसी व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति रखी गई है, जहां से वो सीज हुई है, बरामद हुई है, उस जगह पर हो सकता है। आपराधिक दुर्नियोग या आपराधिक न्यास भंग के मामले में कहा, जहां उसने उस प्रॉपर्टी को प्राप्त किया है या रखा है, या उसे जहां उसे वापस रिटर्न करनी थी या उसका जो हिसाब है वो देना है, यानी लेना और देना जहां समव्यवहार हुआ है, उस संपत्ति का समव्यवहार जहां होना है या जिसका लेखा होना है, उन दोनों ही जगह। चुराई हुई संपत्ति के मामले में कहा, जहां से संपत्ति चुराई है, जहां संपत्ति ऐसे व्यक्ति के कब्जे में जो ये जानता है कि ये चोरी की है, उसकी जानकारी में और उसके विश्वास में है, जहां से है, दोनों ही जगह हो सकता है। अब है सेक्शन 82, वो है पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध के बारे में। जनरली आजकल ऐसा होता है, इस क्लोज में है कि आजकल लॉटरी सिस्टम होते हैं, कई बार मैसेज आते हैं, किसी को पत्र आते हैं। पहले पुराने जमाने में पत्र थे, आजकल तो ईमेल और मैसेज वगैरह आते हैं कि भैया तुम्हारी 25 लाख की लॉटरी निकल गई, तुम मुझे इतने पैसे दे दो। तो वो क्या है, वो इस प्रकार का एक ब्रीच ऑफ, इसमें ठग है, चीटिंग का मामला है इसमें पूरा। वो चीटिंग करते हैं और वो पैसा उसका हड़प लेते हैं। या किसी को पत्र लिख दिया कि तुम्हारी ये है, ये गाड़ी जो है वो निकल गई है, तुम यहाँ आओ और पैसे वगैरह ये जो है वो हमें दो, या इस जगह पर तुम्हें ये पैसा ये इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एक्सेट्रा। तो ये जो है ये बात करता है ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर एक्सेट्रा, पत्र या इत्यादि की वजह से कोई अपराध घटित किया गया है। किसमें है कि किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है, चीटिंग में, चीटिंग को इसने इन्वॉल्व किया है। जांच या विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना पत्रों या दूरसंचार संदेशों के, अब इसमें सब आ गया, दूरसंचार संदेश वाले ईमेल भी आ गया, मैसेज आ गया, रिटर्न में आ गया, माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, अब ये मस्त है, ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं। द प्रॉपर्टी वाज डिलीवर्ड बाय पर्सन एंड रिसीव्ड और वाज रिसीव्ड बाय द एक्यूज पर्सन। जो अपराधी है उसके द्वारा वो संपत्ति प्राप्त की गई है, या वो जो मैसेज है या वो पत्र है वो प्राप्त किया गया है या उसके द्वारा भेजा गया है, एक तो उस जगह। दूसरा, छल के मामले में, छल के मामले में जहां उसने प्रदान किया है, जो हम अभी सब क्लोज 5 में पढ़ रहे थे, वही चीजें हैं कि जहां उसने संपत्ति प्रदत्त की है या जहां उसे लौटानी, दोनों जगह है कि जिस क्षेत्र में ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं। नेक्स्ट है जिस क्षेत्र में ऐसे पत्र या संदेश उसे प्राप्त हुए, रिसीव हुए। मान लो मुझे ये पता नहीं है कहां से किसी का, परंतु मैं अगर जयपुर में बैठा हूं और मुझे जयपुर में यहाँ पत्र मिला कि भैया तुम्हें लॉटरी में है और मैंने पैसे दे दिए उस कंडीशन में, या मुझे जो यहाँ मैसेज है वो मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ जो जुडिक्शन कहाँ होगा, ये जयपुर हो गया। छल या बेईमानी की संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में कहा है, जहां संपत्ति दी गई है और जहां अभियुक्त को प्राप्त हुई है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें इसलिए कि मान लो पार्टली हो, मुझे एक बेईमानी से मुझे प्रवंचित किया गया है किसी ने कि ठीक है आपको 1 लाख रुपए देना है, मैंने 50,000 रुपए जयपुर में दे दिए और 50,000 रुपए अजमेर में दे दिए। अजमेर में उस व्यक्ति ने, अभियुक्त ने प्राप्त कर लिए, किसी को दे दिया, भाई उसको दे देना, वो वहां नहीं मिला, मुझे 1 लाख रुपए देना है, वो वहां नहीं मिला, कहाँ गया, वो तो अजमेर गया भाई, अजमेर गया तो भाई ठीक है, वहां गया तो वहां दे दे। तो वहां उस समव्यवहार जो हुआ है, उसने उस संपत्ति को प्राप्त कर लिया, कहाँ, अजमेर में, अजमेर में भी, और जयपुर में मैंने दी है तो जयपुर में भी, दोनों ही जगह इस मामले में हो सकता है, चीटिंग के मामले में। नेक्स्ट है इसका आईपीसी का जो सेक्शन है 494 और 495 के अपराध के संबंध में कहां होगा। ये कहता है 494 क्या है, जो पहले भी बात चली थी 125 जब हम सेक्शन पढ़ रहे थे उस समय भी इन दोनों सेक्शन की बात चली कि जहां विवाह के अपराध हो, विवाह के अपराध क्या, 494 की एक जीवित पत्नी या पति के होते हुए भी किसी अन्य से विवाह कर लेना, वो ऑफेंस है। और 495 क्या है कि जो उसमें कहा था कि वो 125 की ग्राउंड कब होगी कब नहीं होगी, जैसे गणेश ने अच्छा क्वेश्चन उस टाइम किया था कि उसकी जानकारी में छिपाकर, यानी किसी जानकारी को छिपाकर फिर दूसरा विवाह कर लेना, ये कहना कि मैं तो अनमेरिड हूं और पहली जो विवाह है उसको छिपा लिया उसने और फिर उससे दूसरा विवाह कर लिया। ऐसी कंडीशन में इस अपराधों में कहा कि जहां अपराध किया गया हो
जहां अपराधी ने प्रथम विवाह की पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया हो या बाद में प्रथम विवाह की पत्नी रहती हो। ये चीजें हैं। अगर इसको अपन क्लियर जो है वो पूरा पढ़े तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है। सर थोड़ा ऊपर करना है इसको। हाँ, ये है अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अपराधी ने प्रथम विवाह की पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात अस्थायी रूप से निवास करती हो। ये चीजें हैं इसमें। अब जैसे अगर इसको ऐसे समझें कि किसी व्यक्ति ने जो दूसरा विवाह है जयपुर में विवाह कर लिया, जयपुर में विवाह किया और वो रहते कहाँ थे, जैसे मान लो वो टोंक में रहते थे और जयपुर में आके उसने दूसरा विवाह कर लिया, परंतु करंट में अभी उसकी जो फर्स्ट वाइफ है वो अगर मान लो अजमेर में रहती है, रहने वाले टोंक के थे, दूसरा विवाह जो है चाहे पति या पत्नी दोनों में से किसी ने जयपुर में आके विवाह कर लिया और वो जो लेडीज है फर्स्ट जो वाइफ है वो अजमेर में रहती है, तो ये तीनों ही जगह हो गया, जयपुर भी हो गया, टोंक भी हो गया और अजमेर में भी हो गया, तीनों ही जो जगह है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया है किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति चीज या उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है। अब प्रश्न इसमें ये चीज है, प्रॉब्लम ये उठती है कि जैसे मान लो मैं जयपुर से अजमेर जा रहा हूं, यात्रा कर रहा हूं, ये जलयान ये उसके सबके लिए बोलता है ये, और कहीं बीच में मेरा पर्स खो गया और उसकी जानकारी मुझे हुई अजमेर में, मैं कहाँ उसकी जो विचारण है वो कहाँ होगा। यात्रा के दौरान जहां जहां से मान लो मैं बस से यात्रा कराऊं तो मेरी बस जयपुर से अजमेर के बीच जहां जहां से गुजरी है, जिस जिस न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से गुजरी है वहां उसका विचारण हो सकता है। तो ये वही बात करता है, यात्रा या जल यात्रा है उसके दौरान भी। हाँ सर, तो ये वही चीजें हैं कि जहां जहां से वो जो मेरी जो यात्रा है वो जा रही है, या मान लो किसी ने मैंने बैग लिया, मेरा बैग है मेरे साथ में है और किसी ने मेरा बैग जो है वो पार कर लिया जा रहा है, तो जहां जहां से वो वस्तु मेरा बैग या हमारा सामान या मेरा जो वो साधन जिससे मैं यात्रा कर रहा हूँ वो जहां जहां जिस जिस स्थानीय शिक्षा से गुजरेगा वहां वहां होगा। 184 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान है। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं। 84 का कि अपराधी एक है या धाराएं अगर अनेक हो, या अपराधी अनेक है और धाराएं एक हो तो उनका भी विचारण कहाँ होगा, वो विचारण अब इसमें अलग अलग सेक्शन 219 है। एक व्यक्ति 1 वर्ष की या एक ही किस्म के अपराध जो है वो 3 अपराध एक बार करता है, एक या व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को उसने साल में 3 बार थप्पड़ मार दिया, ऑफेंस सिर्फ 323 का हुआ, तो वो चीजों के लिए सेक्शन 220 में है एक से अधिक अपराध उसने किए हैं उस व्यक्ति में, या 221 जहां संदेह है कि कौन सा अपराध किया है, जैसे चोरी है, चोरी की संपत्ति है, या कहें कि एक से अधिक सेक्शन वाली बात है वो इसमें करता है, या 223 एक से अधिक व्यक्तियों पर आरोप है, यानी एक ही जो चार्जशीट है उसमें कई व्यक्ति हैं, तो ऐसे इस कंडीशन में कहाँ होगा, वहां जहां उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है, यानी जहां उन सब चीजों में से एक में भी अगर वो उसके ट्रायल के लिए एलिजिबल है, सक्षम है वो न्यायालय, तो वहां किया जा सकता है। विभिन्न सेशन खंडों के मामलों में विचारण का आदेश देने की शक्ति है कि अब इसमें 2 अगर मान लो जगह है, 2 न्यायालय क्षेत्र की अधिकारिता है और वहां उसका विचारण हो तो वहां को होगा। शॉर्ट में अगर हम ये समझे कि जहां या तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी मामलों को सुपुर्द करने के लिए कोई ऑर्डर निकाल रखा हो, जैसे हम कई बार होता है तो कि स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये जो फला फला मामले हैं वो यही चलेंगे, परंतु इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है
कि जहां अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश दे रखा है तो पहले वो लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा। स्पेशली के मामले में, जैसे SC/ST के मामले होते हैं, SC/ST को मामले में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई भी सेशन जो जज है या ADJ है वो उसको सुन सकता है, परंतु जहां विशेष उसका ऑर्डर दिया हुआ, विशेष विधि बनी हुई कि नहीं SC/ST के मामले कहाँ होंगे, SC/ST कोर्ट में होंगे। पोक्सो एक्ट के मामले पोक्सो एक्ट में होंगे, किशोर अफवे वाले। तो जहां स्पेसिफिक दिया हुआ है तो वहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सुप्रीम है, उनके आदेश के विरुद्ध जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो आदेश है वो मान्य नहीं होगा, वो स्पेशली वहां जाएंगे। 86 है, संदेह की दशा में हाई कोर्ट का उस जिला विनिश्चय करना जिसकी जांच या विचारण है। तो कुमार जी, जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया आपने बातचीत रखी आज। यू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन अ वेरी वेल मैनर एंड आपको एक समय और दे दें तो आप मंडे को ले लीजिएगा, क्योंकि 2 पार्ट में आपका लेक्चर डिसाइड है। आज कुछ चर्चा कर लें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए मित्रों, वी आर मीटिंग एट हियर टू एम्पावर टू ईच अदर। हम एक दूसरे को सशक्त करने के लिए यहाँ मिलते हैं। और आपको कभी लगता है कि किसी साथी को आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं और ओपनली नहीं देना चाहते, तो आप उन्हें व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं कि मित्र आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, लेकिन आप ये चीज कर लेते, या बहुत बढ़िया तरीके से बात रखी। वैसे मैं राजकुमार जी के प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत रखी। अब इससे उनको क्या फायदा होगा, है ना। मैं 1 मिनट बात कह देता हूँ, फिर मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। द बेनिफिट इज दैट वन कि टुडे ही इज टेकिंग दैट इंक्वायरी, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बात रखी। फिर ट्रायल को उन्होंने 2G से लेकर बातचीत की कि भाई 2G वो है, इंक्वायरी है, और फिर ट्रायल को लेकर बातचीत की। तो जब आप 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं हमारे जो माइथोलॉजिकल बुक नहीं कहूँ, स्कल्पचर्स है वो भी कहती है, और हमारी एंसेस्ट्रल स्टडी भी कहती है कि जब वाणी का बार बार प्रयोग करते हैं तो माँ सरस्वती आपकी वाणी को परिशुद्ध करती है ना, वो परिष्कृत करती है उसे। तो धन्यवाद राजकुमार जी ने आज कंट्रीब्यूशन दिया। चलिए जल्दी से कोई बता दे 177 से ऑर्डिनरी से लेकर, कोई थोड़ा सा ब्रीफ 3 मिनट में जल्दी से, कौन रखना चाह रहा है, जैसा भी समझ में आया हो आपको, है ना। अब इसका टेबल बना लेंगे तो थोड़ा ठीक से याद रहेगा आपको। वैसे तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पे, अभी जल्दी हम डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट पेपर पे काम चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, आज आगे 100 के लगभग क्वेश्चन, तो आपके पास सब कुछ ना कुछ आने लग जाएगा। चलिए बोलिए जल्दी से। अच्छा, ऐप पर कौन कौन लोग आ गए, कौन कौन नहीं आए, कौन नहीं आए, जिनको कल जैसे स्वाति को प्रॉब्लम थी ऐप खुलनी, उनके यहाँ वो अटैच ही नहीं हो पाई थी उससे बैच से, बाकी सब लोग हैं ऐप पर? नहीं हाँ सर, मेरे कल प्रॉब्लम आ रही थी। अजी रेखा, प्रॉब्लम आ रही है अटैच होने से, अटैच नहीं हो पा रही है। आपको अटैच नहीं हो आप उस ग्रुप में, उसमें लॉ वाले में, वो देखना पड़ेगा आपको अटैच भी किया कि नहीं किया। और कौन है? सर मैं भी नहीं हूँ उसमें। रंजीत जी भी नहीं है, ठीक है। रंजीत जी आपने डाउनलोड कर लिया ऐप? जी सर डाउनलोड कर रखा है। हाँ गणेश जी कुछ कह रहे हो? नहीं आप हैं गणेश जी, आप नहीं है? नहीं हूँ सर, वो मेरे फोन की मेमोरी फुल हो गई थी इसलिए। नहीं वो तो आपका दोष है, वो हमारा दोष नहीं है। मेमोरी हम खरीद के नहीं देंगे आपको, है ना। वो तो आपको करना है, कुछ प्रोग्राम डिलीट करना है और कुछ प्रोग्राम को ऐड ऑन करना है। चलिए जो लोग नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दीजिएगा। कल पेपर था, अच्छा पेपर था, 20 क्वेश्चन थे, कुछ रिपीट हो गए थे, आज आ गए हैं सुबह सुबह उसके 100 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के आ गए हैं, तो वो अपडेट हो जाए। हाँ जी, बेस कोड मांगता है जब उसमें वो खोलते हैं उसको ओपन करते हैं तो बेस कोड मांगता है। बैच कोड मांगता है, इसका मतलब आप बैच से जुड़े हुए नहीं है। तो अभी मैं कह दूंगा वो 8 बजे जोड़ देंगे आज आपको बैच से, तो जुड़ जाएंगे आप, चिंता न करें, है ना। कहीं गलती से रेखा भी नहीं जुड़ी होंगी। फैकल्टी के लिए अलग है और बाकी लोगों के लिए अलग है, वो दोनों का एक बार प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग कर लेंगे हम। चलिए उस पर फायदा ये है कि कल मैंने एक टेस्ट पेपर लगाया, मुझे लगाने में मजा आया। तो आपके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर आ जाएंगे, टेस्ट पेपर, आप बैठ के लगा लीजिए। उस पर ये वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं। 2 दिन के वीडियो अपलोड नहीं, वो यूट्यूब पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए नहीं हो पाए। बाकी अब ये जो क्लास में आज डिस्कशन किया है इसको वापस भी देख सकते हैं आप, तो ये अपने ये फायदा है। उमेश सर कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, वो 4 मिनट के लिए आज विजय जी को बुलाना चाहूंगा सर मैं। विजय द्विवेदी, चलिए ठीक है। उमेश सर से विजय द्विवेदी की कॉल आई है। विजय सर। यस सर।
पढ़ा दीजिए जरा, राजकुमार जी ने जो करवाया वो रिकॉल करें। सर राजकुमार सर ने जो है तो न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में आज पढ़ाया है। सर थोड़ा क्या है कि हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कुछ सब समझ नहीं पाया हूँ उतना, लेकिन फिर भी आई ट्रायल सर माय लेवल बेस्ट। यस। तो सेक्शन 177 ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। सर जो भी स्थान होगा जहाँ पे offence shall ordinarily be inquired into or tried by a court within whose legal jurisdiction it was committed। जहाँ पे भी मतलब ऑफेंस होगा उस स्थान के न्यायालय को ये जुरिडिक्शन होगा कि वो उसकी जो है तो ट्रायल ले सके। 178 कहता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में, जिसका क्लॉज ए कहता है when it is uncertain in which several local areas an offense was committed। जिस स्थान पे ऑफेंस हुआ है उस लोकल सर सर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ सर, सॉरी सर मैं कर देता हूँ सर, रिपीट में कर देता हूँ। सर मुझे सुन रहे हैं आप? आ रही है आपकी आवाज, आ रही। सर आज राजकुमार जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है चैप्टर 13 को। इन्होंने सेक्शन 177 में बताया कि जांच और ट्रायल का प्लेस क्या होगा। तो जनरली वो प्लेस होता है जांच और ट्रायल का जहाँ ऑफेंस हुआ है, जिस क्षेत्र में मतलब जिस लोकल जुडिक्शन में ऑफेंस हुआ है वही कोर्ट उसको इंक्वायर्ड और ट्रायल करती है। 178 में है कि जांच या विचारण का स्थान। तो इसमें यह है कि कोई ऑफेंस पार्टली एक कोर्ट की लोकल जुडिक्शन में हुआ है और पार्टली दूसरी के में हुआ है, तो उन दोनों में से कोई भी कर सकता है। ऑफेंस अगर चालू रहने वाला है उस स्थिति में जहाँ से ऑफेंस हुआ है उनमें से कोई भी कोर्ट उसका इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है। और जहाँ ऑफेंस कई लोकल जुडिक्शन में किए गए कार्य से मिलकर बनता है उस स्थिति में भी कोई भी कोर्ट उसका ऑफेंस इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है। 179 जो सेक्शन है उसमें इन्होंने बताया कि कोई ऑफेंस किसी कार्य के करने से और उस कार्य को करने से जो रिजल्ट निकला उन दोनों प्लेसेज में से कहीं भी उसका इंक्वायरी और ट्रायल की जा सकती है। 180 में सर बताया इन्होंने कि हाँ कोई कार्य जो किसी अपराध से संबंधित है उस स्थिति में जहाँ ऑफेंस हुआ या फिर वो जो कार्य है जो उससे संबंधित है वो हुआ, उन दोनों जगह में से किसी भी जगह पर उसको इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है कोर्ट। फिर 181 में ये है सर कि जैसे ठगी से संबंधित अपराध है या डकैती से संबंधित अपराध है उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ होगी। तो उस केस में जहाँ डकैती हुई या जहाँ ठगी की गई या फिर जहाँ वो लोग मिलते हैं उस एरिया में से किसी में भी उनकी इंक्वायरी और ट्रायल हो सकती है। फिर चोरी ये व्यपरण और अपहरण ये दोनों भी चालू रहने वाले ऑफेंस है, तो इसमें भी जहाँ से उसको व्यपरण करके ले गए हैं या फिर जहाँ उन्होंने उसको रखा वो जो कोर्ट है लोकल जुडिक्शन उनकी है, उनमें से कोई भी कोर्ट उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है। फिर चोरी उद्यापन और लूट के मामलों में भी यही है कि जहाँ चोरी की गई या फिर जहाँ चोरी किया गया माल रखा गया, उद्यापन और लूट ये चोरी के ही बड़े पार्ट हैं, तो वो कोर्ट इनकी इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है। फिर
आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग के जो ऑफेंस हैं उनमें भी यही है कि जहाँ आपराधिक दुर्विनियोग या न्यासभंग किया गया उस लोकल जुडिक्शन वाली कोर्ट उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है, और जहाँ उसका अकाउंट वगैरह या वापस उसे लौटाया गया उनमें उस क्षेत्र में भी कोर्ट उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है। चोरी के जो ऑफेंस है उसमें भी यही है कि जहाँ चोरी की गई या फिर जहाँ चुराए हुए माल को रखा गया जिस क्षेत्र में, वहाँ की कोर्ट भी इसकी इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है। दोनों में से कोई भी कोर्ट कर सकती है। पत्रों द्वारा किए गए ऑफेंस हैं जिसमें चीटिंग भी है, तो जहाँ से पत्र डाला गया और जहाँ रिसीव हुआ उन दोनों क्षेत्रों में से कोई भी कोर्ट उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है। 494 के केस में ये कि जहाँ पत्नी या पति दोनों अंतिम बार जहाँ उन्होंने निवास किया हो या फिर जहाँ पत्नी जो पीड़ित पत्नी है वो जिस जगह जाके निवास कर रही है उन दोनों एरिया में से किसी भी एरिया में ऐसे ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल की जा सकती है। यात्रा के मामले में भी यही है कि जहाँ जहाँ से यात्रा हुई है उस एरिया का कोई भी कोर्ट उसकी इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है। 184 में सर एक साथ कौन कौन से ऑफेंस है जिनको एक साथ ट्रायल की जा सकती है, या फिर कई व्यक्तियों ने मिलकर कोई ऑफेंस किया है तो उनका भी एक साथ इंक्वायरी और ट्रायल की जा सकती है। वो स्थिति इसमें बताई है राजकुमार जी ने। तो उसमें यही है कि जिनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है 219, 20 और 21 के दिन, तो उन सब अपराधों का एक साथ ट्रायल और इंक्वायरी की जा सकती है। और कई व्यक्तियों ने मिलकर कोई ऑफेंस किया है तो उसमें भी ये स्थिति है कि उनका अगर एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। रंजीत जी बहुत बढ़िया। रंजीत जी थोड़ा समय का कुछ क्वेश्चंस है ना, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बात रखी। यू मेड एन अटेम्प्ट फॉर अटेम्प्टिंग दैट वन। विजय ने भी रखी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इस प्रकार है, थोड़ा सा स्पेशल, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहता, इट्स रिक्वायर्ड ए स्पेशल एफर्ट। ये आपके लिए विशेष प्रयास मांगता है। उसका कारण ये है कि आपको एक टेबल बना लेनी चाहिए और टेबल से फिर आपको ये याद करना चाहिए। तो आज समय मिले तो आपका ये असाइनमेंट है। उमेश आप लिख लीजिए, ये असाइनमेंट है इस समय इस पूरे ग्रुप का, कि टेबल बनाना है आपको कि 180 177 ये कहता है, 176 80 ये कहता है, 179 ये कहता है, 180 ये कहता है। There might be some confusion sometimes कि where it was happen और where the trial or inquiry will be occurred, कहाँ घटित होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन है रोहित की तरफ से। रोहित you ask your question please। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लेडी है, ससुराल में उससे प्रताड़ित किया गया है, वो परेशान होकर अपने पियर आ गई, तो उस कंडीशन में मुकदमा कहाँ किया जाएगा? A question came from the Rohit, a lady who is living in his in-laws house and she was got atrocities at there। एक महिला है जो अपने ससुराल में रहती है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है। Owing to that, she shifted or she came his mother's and father's house, parents' house. So, what will be the jurisdiction if she would like to trial or inquiry? तो कहाँ होगा? ये क्वेश्चन रोहित की तरफ से आया है, उत्तर दीजिए जरा। इसमें मैं उत्तर देना चाहूंगा कि वो महिला अपने पीहर या ससुराल दोनों में से किसी भी स्थान पर अपनी एफआईआर या अपना इस्तगासा कर सकेगी। चलिए, मिस्टर गणेश इज टेलिंग अबाउट दैट वन के वो। अब इसमें और टेक्निकल एक क्वेश्चन आ गया। विजय पूछ लिया करो जो भी है ओपन करके। विजय कह रहे हैं 2 स्टेट हो, मान लो महिला क्या ससुराल जयपुर में है और वो उसका पीयर भोपाल में है ना। सर मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, सीआरपीसी कंप्लीटली इंडिया पर लागू है। इसमें ये राइडर नहीं है कि किसी स्टेट पे हो, स्थान दिया हुआ है, चाहे वो स्थान कहीं भी हो, चाहे तमिलनाडु का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो। गणेश के आंसर, अगर महिला का
महिला का बोले बोले पीहर छत्तीसगढ़ में है और ससुराल राजस्थान में है, तो वो दोनों स्थान पे हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ का कोई अक्ष स्थान, राजस्थान का वो कोई वाय स्थान। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ सर बोलिए। अपराध के गणेश साथ म्यूट कर लीजिए अपने आप। अपराध से ससुराल में हुआ है, पीयर में नहीं हुआ उसके। चलिए एक एक टेक्निकल चीज और आ गई है कि अनुरोध आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? गणेश एक बार सुनते हैं, हमारे युवा साथी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे। अनुरोध कुछ बोलेंगे? कुछ सर, हाँ एक केस है इसके ऊपर एक केस है। आवाज थोड़ी नहीं आ रही आपकी, देखिए माइक पास में ले लीजिए। सर 1 सेकंड रुकिए, फिर आप 1 सेकंड। हाँ देख लिए केस लो आ रहा है आपके लिए इस पे। यस सर। हाँ सर इस बोले। पे क्या है, एक्चुअली केस है उसकी 2019 का केस है, रूपाली देवी वर्सेस, उसका नाम पता अगला याद, सेकंड नाम याद नहीं आ रहा जिसके अगेंस्ट है। रूपाली देवी का केस है ये। अब सर उसमें तो बहुत ज्यादा टेक्निकल केस था ये। तो उसमें क्या हुआ था सर कि जो वाइफ हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों दिल्ली में रह रहे थे, उनकी शादी भी दिल्ली में हुई और वहीं रहने लगे। फिर बीच में हस्बैंड जो था वो चला गया बॉम्बे रहने के लिए। बॉम्बे में वहां गया और वहां पे उसने जॉब के लिए गया था अपनी, और वहीं पे उसने एक और शादी कर ली। उसके बाद वाइफ थोड़ा अपने वहां से निकल के ससुराल चली गई, क्या बोलते हैं, लखनऊ के अंदर। और बीच में उसने ये भी बोला कि जब वो थोड़ा टाइम बॉम्बे गई थी तो वहां क्रूएल्टी भी हुई थी उसके साथ। अब क्वेश्चन उठा कि क्या 3 जुरिडिक्शन हो गए कि जहां वो रह रही है, जहां उसका घर है, क्या वहां पे वो क्या वो ट्रायल कर सकती है, मतलब वहां पे ट्रायल चलेगा, या दिल्ली में जहां उसकी शादी हुई थी या वहां चलेगा, और जहां बॉम्बे में जहां हस्बैंड रह रहा है और जहां क्रूएल्टी हुई या वहां चलेगा। तो क्वेश्चन जब कोर्ट के अंदर ये चीज आई तो कोर्ट ने यही बोला, जो सर ने भी आंसर दिया इसी का, कि एनी 3 जुरिस्डिक्शन, कि ये सीआरपीसी जो है वो कहीं बाहर नहीं करता, तो किसी भी कोर्ट के अंदर वहां पे जाके अपना केस को फाइल कर सकती है सर ये के अंदर। और ये सर अभी 2019 में आया है, रूपाली देवी वर्सेस, नाम आगे याद नहीं आ रहा वो केस। थैंक यू अनुरोध। देखिए केस लो आपके पास आ गया, अनुरोध तो ढूंढ के आपको दे देगा, लेकिन नाउ डेज ही इज बिजी इन एग्जामिनेशन। तो आप देखिए रूपाली देवी वर्सेस ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, और उसको ढूंढकर जरा अपने ग्रुप पे डालिए, मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, जब पूरी टीम लगती है। रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आ भी गया, देख लो, ये रोहित ने डाल दिया है। इसका जरा ब्रीफ अपने ग्रुप पे डालिए तो काम की चीज है। जैसे गणेश ने बहुत बढ़िया बात की, तो गणेश यदि इस केस लो को अपने इंटरव्यू में कोट कर देंगे तो उनके लिए फायदा ये रहेगा कि ही इज गेनिंग मार्क्स एट देयर। जैसे रमा यदि इस केस लो को अपने इंटरव्यू में शेयर कर देंगी तो दे आर गेटिंग दैट वन। तो इसको निकाल के जरा शेयर करिए। देखिए जाना ही है हमें, इंटरव्यू तक तो जाना ही है मित्रों, और इंटरव्यू में जो कमियां रह गई, आप पहले 2-2 बार 3-3 बार एग्जाम निकाल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो इसलिए हम रोजाना कहते हैं कि आपको। चलिए तो एक क्वेश्चन ही आज हम खत्म कर रहे हैं। फिर भी यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने समूह पर डाल सकते हैं। आप डालते नहीं, वैसे डालेंगे ज्यादा फायदा होगा। 7:22 हो गए हैं, 7:25 पर हम वापस मिल रहे हैं। दिस इज टाइम